तो प्रश्नावली 10.2 जो क्लास 10th के गणित का वृत्त चैप्टर से है। इसमें जो क्वेश्चन है टोटल 13 को क्वेश्चन है और 13 में से 1 या 2 प्रश्न हर साल एग्जाम में आते हैं। तो ये कह सकते हैं चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 में से 11 में से अगर 2 क्वेश्चन आ जाए, वो क्वेश्चन आ जाए, मतलब बहुत VVI चैप्टर है वो। देखिए प्रश्नावली 10.2 में क्या करना है, आपको एक सिद्धांत को अप्लाई करना है। क्या परिमेय जो पढ़े हैं आप, वो परिमेय को अप्लाई कीजिए। परिमेय कौन सा है, तो जस्ट आप पीछे आइएगा तो परिमेय आप पढ़े 2 परिमेय, एक 10.1 और एक 10.2। इसमें 10.1 और 10.2 दोनों का उपयोग करना है। फिर से एक बार याद करा देते हैं कि 10.1 क्या था। ये क्या था कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या हम खींचते हैं वो उस पर लंब होती है ना। ये मतलब क्या होता है, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, और ये यहाँ से त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, ये परिमेय 10 कितना था, परिमेय नंबर, परिमेय जो था आपका वो 10.1 था। फिर प्रमेय 10.2 क्या है, प्रमेय 10.2 ये क्या कह रहा है कि कोई वृत्त है, वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त में स्पर्श रेखा जो खींचते हैं वो 2 खींच सकते हैं, और दोनों की जो लंबाई है वो दोनों बराबर होती है। हाँ, पहले इस तरह कोनो गार्जियन आने का टाइम है ये, बड़ी अजीब होता है, इस समय आने का कोई टाइम ही नहीं है। तो परिमेय 10.2 क्या कह रहा है कि किसी भी बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। परीक्षा में यह भी आता है कितनी स्पर्श रेखाएं होगी, तो 2। वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती हैं, और ये दोनों की लंबाई यानी कि OA बराबर OB होगा, यानी दोनों की लंबाई समान होगी। OA बराबर होगा OB। ये 2 सिद्धांत को अप्लाई करना है और आप लोग सवाल यहाँ पे बना सकते हैं। दो ही सिद्धांत, इसमें 2 ही परिमेय आप लगा के बना सकते हैं। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको दिखाते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु है Q है ना, और Q बिंदु Q से कह रहा है एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब एक वृत्त है और वृत्त के बाहर एक बिंदु, वृत्त पर शायद बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ये तो बड़ी अजीब बात है। बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई तथा Q के केंद्र से दूरी, केंद्र से कितना दूर पर है, केंद्र से कितना दूर है वो, एक Q बिंदु है, केंद्र मान लेते O है, तो इसकी दूरी कितना है, Q से केंद्र से दूरी कितना है इसका 25 सेंटीमीटर, और 24 सेंटीमीटर है, केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। हाँ, और यहाँ से इस बिंदु की दूरी, बिंदु जो है, ये बिंदु की दूरी इस जगह से इसकी दूरी कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो करा इसकी दूरी ज्ञात कीजिए, ये दूरी त्रिज्या कितनी होगी। चलो सिंपल सवाल है। एक बिंदु है Q से केंद्र की दूरी जो कह रहा है ना वो 25 सेंटीमीटर है, और Q से एक बिंदु है जहाँ मान लेते हैं P है, तब Q से P की दूरी जो है 24 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि त्रिज्या कितना लंबी होगी, त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये जो है ना, आप जो अभी पढ़े हैं, जस्ट आप पढ़े क्या कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इससे क्या हो गया कि ये जो स्पर्श रेखा कौन है, इसमें तो स्पर्श रेखा है PQ जो है, PQ स्पर्श रेखा है, और PQ त्रिज्या पे क्या है, लंब है, इस पे लंब है। यानी कि OP जो है ना वो लंब है, किस पे लंब है, तो PQ पर। क्यों लंब होगा, क्योंकि त्रिज्या जो है ना स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। परिमेय 10.1 यही कहता है। तो ये लंब है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला को कहते हैं कर्ण। तो ये कर्ण दिया हुआ है, और इसे देखा जाए तो ये आधार दिया हुआ है, तो लंब निकालने के लिए कह रहा है ना। यानी कर्ण दिया हुआ, कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इसका आधार मान लेते हैं, आधार को कहते हैं शॉर्ट में B, जो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर,
और यानी त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या जो है आर है, ये लंब है, यानी लंब आपको पता, यानी आर पता आपको नहीं है, मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर ही है। चलिए, तो अब समुद्र पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय, पहले इसको आप देखिए, ये जब लिखे ना तो थोड़ा सा बार में दिया परिमेय किससे हुआ है, तो परिमेय 10.1 से हुआ है, परिमेय 10.1 से हुआ है, ठीक है। अब चलिए, अब आगे जो बनाने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होता है? तो भैया कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण h स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसे पी बराबर फॉर्मूला भी हम निकाल लेते हैं। पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको निकालने का फॉर्मूला हम लोग बहुत बार लिख चुके हैं। जब एच बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एच बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पी निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये 7वां का फॉर्मूला है, 7वां क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, 7वां क्लास में। 10वां में हम लोग प्रूव भी किए हैं, पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव भी करके देखे हम लोग 10वां में। परंतु अभी जो है ना, फिलहाल में आपको ये समझ लेना है कि ये इसका उपयोग करना है हमको फिलहाल में। तो उपयोग कर लेते हैं। पी बराबर क्या हो गया? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच कितना है बताइए? एच कितना दिया हुआ देखिए 25। तो 25 का स्क्वायर माइनस ये कितना है? 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए? 625। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। तो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? 49 आएगा। 49 को वर्गमूल से वर्ग से निकाले तो कितना होगा? 7 गुने 7। हाँ, तो इसको मतलब 7 गुने 7 होता है और 2 ऊपर एगो बाहर निकल गया तो 7 होता है। तो त्रिज्या निकल गया कितना सेंटीमीटर आपका? 7 सेंटीमीटर। तो यही हो गया आंसर आपका। एकदम सिंपली हम लोग क्वेश्चन बना लिए, मतलब सीधा बात समझ लिए थे। इसमें कर्ण दिया था, आधार दिया था, लंब निकालना था, ठीक है। मगर ये भी तो समझ में आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज है ही। समकोण त्रिभुज समझ में कैसे आया? क्योंकि ये स्पर्श रेखा त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है स्पर्श बिंदु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करा है। करा है क्या? चित्र 10.11 में आप देख रहे हैं क्या? टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है। एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा चित्र बना हुआ है आपका। चलिए हम चित्र बना लेते हैं। ये वृत्त है और वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। कैसे? यानी टी से लिया गया 2 स्पर्श रेखा है। एक स्पर्श रेखा इसे लिया गया है और एक स्पर्श रेखा इसे लिया गया है। 2 स्पर्श रेखाएं हैं और 2 स्पर्श रेखा यहाँ पे केंद्र है। तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा अगर ही है तो केंद्र पर क्या डिग्री कोण बनाएगी? 90 डिग्री कोण बनाएगी। ये भी स्पर्श बिंदु है यहाँ पे, तो स्पर्श बिंदु पर कितना डिग्री बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी। और इसमें ये दे दिया कितना डिग्री का? 110 डिग्री का, 110 डिग्री। तो कह रहा है क्या कि भैया इस कोण का मान आप बताइए, इसका मान बताइए कितना होगा। तो ओ दे दिया है, पी, क्यू और यहाँ पर दिया टी। अब सवाल उठ रहा है कि ये कितना डिग्री होगा। तो हम सब जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों को, एक चतुर्भुज हो गया पी ओ क्यू टी, एक चतुर्भुज है। 4 रेखाखंडों से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम जानते हैं चूंकि कोण ओ प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू और प्लस कोण टी, तीनों मिलाकर कितना, चारों मिलाकर कितना होगा? 360 डिग्री। और हम सब जानते हैं कि भैया ओ तो दिया ही हुआ है कितना डिग्री? 110 डिग्री। पी जानते हैं कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। और क्यू कितना हो गया? 90 डिग्री। और टी पता नहीं है, बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सबको जोड़ेंगे। 0 0 0 0 हो गया, 9 9 18 18 1 19 के 9 हासिल 1 और 1 1 290 प्लस कोण टी बराबर कितना हो गया? और इससे हम लोग कोण टी निकाल सकते हैं। बंद कर दो मैंने कहा, कोण टी निकाल सकते हैं। कोण टी कितना निकलेगा? 360 माइनस 290, घटा देंगे आराम से। 0 आ गया, 16 में से 9 गया, 9 7 16 हो गया, 70 डिग्री का कोण आ गया। तो बहुत इजीली हम लोग फाइंड कर लिए। परंतु ये पता हो गया है पी और क्यू 90 डिग्री तब निकाल लिए हैं। पी को रख दिए 90, क्यू को रख दिए 90। आई पता कैसे चला हम लोग को 90 है?
तो ये परिमेय 10.1 के हिसाब से हमको पता चला है। परिमेय 10.1 यही नहीं कहता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है ना जी। उसका तरीका कुछ कहने का अलग है, बट मतलब यही है ना। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है तब ना हम भी बना पाए। 90 नहीं पता होता तो बना पाते नहीं बना पाते। तो इस प्रकार से बहुत इजी वे में हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भारी नहीं इसमें, है ना। बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको बनाना है क्लास में अभी, इसलिए ध्यान रखिएगा। अभी बना के हम हटाएंगे, फिर कहेंगे बना के दिखाइए। नेक्स्ट है, यदि एक बिंदु P Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री कोण बनाती है तो कोण POA बराबर होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन ये भी हो गया। एक वृत्त है और वृत्त की यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, एक बिंदु P है और O केंद्र है, इसका केंद्र का नाम है O। यहां से दो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB, दो स्पर्श रेखाएं, एक PA है और एक PB है। एक PA है और दूसरा क्या है, PB है। ये स्पर्श रेखाएं हैं, P से A है और P से B है। अब कह रहा है क्या कि ये जो दोनों के बीच का जो कोण है ना परस्पर, P और PB परस्पर 80 डिग्री कोण बनाती है। मतलब यहाँ पे ये 80 डिग्री कोण बना रही है, ठीक है। तो कोण POA निकालिए, यानी कि कोण PO और A, यानी कि आपको कहा जा रहा है कि ये वाला कोण निकालिए। कौन वाला कोण, यहां से कर रहा है, ये वाला कोण निकालने के लिए कितना होगा, POA निकालना है। तो सबसे पहले बात तो हमको ये पहले करना होगा क्या कि ये कोण डायरेक्टली नहीं निकालेंगे हम लोग। डायरेक्टली पहले क्या करते हैं, हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं और इस सब पूरा कोण ही निकालेंगे। पूरा कोण निकाल लेंगे और उसका आधा कर देंगे तो वो कोण निकल जाएगा। अब आधा क्यों होगा, तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सर्वांग दिखाना पड़ेगा। एक वृत्त, एक त्रिभुज ऊपर है AOP, एगो है BOP, तो दो त्रिभुज है ना, वो त्रिभुज इधर है, वो त्रिभुज ऊपर है ना त्रिभुज। तो त्रिभुज को सर्वांग दिखाएंगे, परंतु उससे पहले हम लोग ये वाला कोण निकाल लेते हैं। ये कोण तो आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, ये 80 है तो 100, ये कितना होगा 100 होगा, कितना होगा 100 आराम से निकालेंगे, क्योंकि ये कोण 90 होता है, ये कोण 90 होता है। तो 90 कितना हो गया 180, चारों मिला के कितना होता है 360। 360 में से तो 80 घट गया, इधर 180 घट गया तो 180 बच गया। 180 में से 80 घटा दिया कितना बच गया 100। तो हम लोग अंदाज से ही निकाले कि यहाँ पे 100 डिग्री का कोण बनेगा, परंतु यहाँ लिखना पड़ेगा। तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो पहले लिखते हैं, कैसे बनाएंगे, हल करेंगे इसको। हल कैसे करेंगे देखिए, तो पहले लिखेंगे कोण ये वाला कोण इसका नाम P रख देते हैं, कोण P, इसका नाम कौन कहते हैं B, और कोण O और प्लस कोण A। ये चारों कोण मिला के कितना डिग्री होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का इक्वल 360 डिग्री होता है। इस हिसाब से P का मान कितना है, बोलिए कोण B का मान, और कोण O का मान पता नहीं है, वही निकालना है। 100 कह रहा है, जो सब कुछ रखे जाते निकाले कथी दे 360 सही कहा था, बता दिए तो पूरा। चलिए ये सब जोड़ेंगे, कितना आएगा 90 90 180 180 प्लस 70 कितना हो जाएगा 180 प्लस 80 कितना हो जाएगा 160 260 प्लस कोण O बराबर 360। तो कोण O निकल जाएगा, इसे कोण O बराबर कितना होगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री बराबर हो गया 100 डिग्री। तो कोण O निकल गया 100 डिग्री, परंतु हमको पूरा कोण नहीं निकालना है, हमको ये कोण निकालना है ना। तो हमको पहले ये साबित करना पड़ेगा ना कि ये इसका आधा है, तब ना हम आधा करेंगे उसका। अभी तो ये हम कैसे कहते हैं कि सर देखने में लग रहा है आधा, देखने गणित कहता है देखने से नहीं होता है, प्रूव करके दिखाई ना। देखने में कुछ लगे, प्रूव करके ये दोनों बराबर होगा तब ना हम आधा आधा करेंगे उसको, है ना। जैसे 100 रुपया है
अगर हमको ये पता चल जाए कि 2 बच्चों में बांटना है बराबर बराबर, तब ना 50-50 बांटेंगे। अब सीधे सवाल में तुमको धरा देगा, अगर 2 बच्चों में बांट दूँ, तो ये तो नहीं कहा कि किसको कितना देना है, ये नहीं कहा, ये कहेगा कि बराबर बराबर बांट दो, तब ना तुम 50-50 बांट दोगे। तो पहले पता तो चले कि दोनों बराबर है कि नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। किसको किसको, तो एक त्रिभुज यहाँ पे है ये वाली, एक त्रिभुज है ये, ठीक है, एक त्रिभुज ये है, और एक त्रिभुज और यहाँ पे है, इसका नाम देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। 2 त्रिभुज है, ऊपर है, नीचे। दोनों त्रिभुज को क्या करना है, हमको सर्वांगसम दिखा देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम के सभी अंग बराबर होते हैं। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो ये दोनों कोण CPCT से बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे सर्वांगसम सिद्ध करते हैं, चलिए इसको बारे में बात हम करते हैं कि सर्वांगसम कैसे सिद्ध करें इसको। चलिए चित्रवा तो फिर लाना पड़ेगा भाई, चित्रवा रहेगा तब नहीं बनाइएगा, चित्रवा नहीं रहा तो कहाँ से बनाइएगा भाई, चित्र तो चाहिए। चलिए चित्र यहाँ पर रहेगा, चलिए अब हम बनाते हैं, इसका सिद्ध करते हैं। अब पहले त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज का नाम लिखते हैं। त्रिभुज का, इस त्रिभुज का नाम जो ऊपर वाला त्रिभुज का है वो है कितना, AOP, AOP, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP, त्रिभुज BOP में। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या चीज़ दिखाई दे रहा है हमको। तो सबसे पहला चीज़ दिखाई दे रहा है कि हम जानते हैं कि त्रिज्या बराबर होती है। तो ये त्रिज्या है, ये इसका त्रिज्या क्या है, ये एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती है सब समान होती हैं। तो हम कह सकते हैं OA बराबर OB, OA बराबर OB है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसकी जो ये जो है ये वाला, ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो हम जानते हैं कि स्पर्श किसी वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये परिमेय 10.2 यही कहता है, और आपको हम पहले ही शुरुआत करने से पहले बता दिए कि काम आने वाला है ना। तो क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि PA बराबर हो गया PB। तो PA बराबर जो हो गया वो हो गया PB के, तथा 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 ये जो देख रहे हैं आप, ये जो दोनों में है क्या, OP जो है दोनों में है। तो OP बराबर हम कह सकते हैं OP उभयनिष्ठ, क्या उभय। और एक काम और होता है, गणित कहता है कि जो भी आप लिखते हैं उसका कारण बताइए। तो कारण हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। तो OA बराबर OB क्यों हुआ है, OA बराबर OB इसलिए हुआ है कि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्या है, त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, क्या है, त्रिज्याएं, चलिए त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। और ये PA बराबर PB क्यों हुआ, PA बराबर PB इसलिए हुआ है कि परिमेय 10.2 का रहा है, परिमेय 10.2। आया तो आप लिख दीजिए वही कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, ये भी लिख सकते हैं। और परिमेय 10.2 भी लिख सकते हैं, एग्जाम में भी, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। NCERT का जो परिमेय होता है वो मानक रूप से सिद्ध होता है, और वो 10.2 है तो 10.2 पूरा मान्य होता है, बाकी किसी किताब का मान्य नहीं होता है, उसका नंबर कुछ और रहता है उसमें। तो इसमें एकदम मानक फिक्स होता है इसका, तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए, तो इसमें दोनों में क्या हो गया, तीनों भुजाएं समान हो गई। जब किसी त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं समान होती है तो त्रिभुज सर्वांगसम होता है, उसे कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। तीनों भुजा बराबर हो गया, है ना। ये भुजा इसके बराबर हो गया, ये भुजा इसके बराबर हो गया, और ये जो है तो दोनों में एक सेम चीज है। तो तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया, तो तीनों भुजा बराबर हो गया तो क्या हो गया, सर्वांगसम। इसीलिए त्रिभुज हो गया, त्रिभुज OPA यानी AOP सर्वांगसम को हम लिखते हैं ऐसे, सर्वांगसम, जो 9वां में पढ़ना था और 7वां में पढ़ना था। सर्वांगसम हो गया BOP के। अब किससे हुआ है, तो साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, सर्वांगसमता, सर्वांगसमता, याद रखिए सर्वांगसमता। अब बात आती है, सर्वांगसम हो गया तो ये दोनों कोण क्या हो गया, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो इसीलिए इस कोण का नाम हम क्या दें, इस कोण का नाम देंगे कोण AOP। कोण AOP बराबर होगा कोण BOP के, कोण BOP के बराबर होगा, हो गया। अब बराबर होगा, दोनों मिला के कितना है 100, तो 100 का अधिया होगा, यानी कि 100/2 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों मिला के कितना है 100 है। तो पहले इसको बाद में कीजिएगा, लिख पहले लिख लीजिए CPCT, यहाँ पर लिखिए बाई CPCT।
इस CPCT क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज के सभी अंग समान होते हैं, उसी को शॉर्ट में लिखते हैं बाई CPCT। ज़्यादा दिमाग में उल्टा पुल्टा नहीं पालेंगे कि बाई CPCT क्या है, हम कभी पढ़े नहीं हैं, नहीं पढ़े तो जान लीजिए भैया। जो हम नहीं जानते रहते, जानते नहीं है क्या कि क्या है, हो गया जान गए, कौन बात कर। सर्वांगसम त्रिभुज के अब याद जानने का मतलब ये होता है कि आगे यूज करें तो हमको यूज करने आना चाहिए, उसका जानने का मतलब ये होता है ना। जिनको जानने का ज़्यादा मन कर रहा है वो 9वां के जाके पढ़ लीजिए, सर्वांगसम त्रिभुज चैप्टर है, वो जाके देख लीजिएगा, उसमें रहता है CPCT का मतलब लिखल रहता है, समझ में आएगा। ऐसा समझ लीजिए कि भैया सर्वांगसम त्रिभुज के सभी चीज़ बराबर होते हैं, इसीलिए उसको लिखा था बाई CPCT। तो जब ये बराबर हो गया कोण, तो इसका आधा, तो आपको निकालना ये वाला कोण, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कोण AOP। तो AOP कितना होगा, तो 100/2, तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, बराबर हो गया तब ना बांटेंगे, अब हम 50 डिग्री हो गया, तो निकल गया कोण AOP बराबर 50 डिग्री। तो आंसर जो है हम लोगों का, आंसर तो हमको देखते ही पता चल गया था, है ना। आंसर देखिए कि निकालिए थे कि भैया ये 80 है तो ये पूरा मिला के 100 होगा, क्योंकि दोनों मिला के 180 होना चाहिए। क्या कि 180 तो यही हाफ लिया दोनों, है 360 में से 180 हाफ लिया तो बच गया 180, और ये 80 हाफ लिया तो बच गया 100, और 100 कर दिया हो गया 50। तो आंसर तो देखते ही मान लीजिए, अगर ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो थोड़ी नहीं बनाना है, आपको बनाना ही नहीं है, क्यों बनाने जाएंगे हम। हाँ AOP बराबर 100/2 करेंगे तो ना 50 आएगा। मैंने एक आधिया है, कहे मतलब एक आधा है, इसलिए हम आधा किए हैं। नहीं समझ में आ रहा है। अरे AOP आधा कौन नहीं, ये ना है, तो दोनों मिला के कितना है 100। तो ये का मान कितना होगा, 100/2 ना होगा, 100/2 होगा तो ना 50 होगा, 50 होगा। और मूर्ख की भाषा में समझेंगे तो कहेंगे 100 का दिया 50 होता है, तो लिखना ना पड़ेगा कि आधा हुआ इसका। इसको लिख भी सकते हैं कि कोण O/2, तो 100/2 होता। समझ में आ गया कि दिक्कत। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है तो कोई गलत बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, तो इसको देखते ही बना देंगे कि 80 है तो 100 होगा, 100 का दिया 50 होगा, वो देखते ही मार देंगे। अगर मान लो तो सवाल तुमको ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछ दे, और सवाल कुछ ऐसा रहे कि भैया बताओ कितना होगा, तो तुम बता सकते हो। अगर सवाल ऐसा कह दे कि भैया ऐसा त्रिभुज है, ऐसा बना हुआ है, और अगर तुमको कहे कि ये कोण जो है ना, ये कोण थोड़ा ऐसा तो चित्र नहीं है, ऐसा चित्र सिंपल सा चित्र रहे, चलिए ऐसा चित्र है मात्र, और कहे कि बताओ ये कोण जो है 70 डिग्री है, तो बताओ ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ये कितना है, ये कितना है 90। तब चारों मिला के कितना होता है, ये और ये मिला के कितना होता है, तो वही में से 180 घट गया, तो बचा 180, तो 180 में 70 घटा देंगे कितना बचेगा 110, तो 110 का अधिक कर दो कितना होगा 55 डिग्री होगा। तो मुझबानी बना देंगे भाई, तो ही ना है। तो एक नंबर में कुछ आता है भाई का घर आते सर, ये एक नंबर में कुछ इतना भारी क्वेश्चन एक नंबर, भैया ऑब्जेक्टिव में तो बनाना कुछ है ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव रहेगा सीधे मारेंगे 55 डिग्री हो गया, सीधे इसका 180 में से घटाएंगे 70, जितना आया आपका अधिक कर देंगे। आए समझ में। मगर जब यही सवाल अगर तुमसे 5 नंबर में पूछ देगा या 2 नंबर में पूछे तो बनाना पड़ेगा तुमको, इसे बना के बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसे बात समझने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। एक वृत्त है, वृत्त के व्यास है, वृत्त का व्यास मान लेते हैं, एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है, इसका जो व्यास है AOB है। AOB क्या है, उसका व्यास है ना, ये वृत्त का व्यास, समझ रहे हैं ना। तो वृत्त का व्यास है, तो वृत्त का व्यास के सिरा, तो वृत्त के व्यास के 2 सिरा होता है। एगो सिरा कौन हो गया, सिरा मतलब क्या होता है एंड पॉइंट, तो एगो व्यास यहाँ पे खत्म हो रहा है, एगो पॉइंट यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये ना हो रहा है। तो इसको सिरे पर खींची गई रेखाएं, इसके सिरा पर कोई रेखा खींच दे हम ऐसे, इस सिरा पर रेखा खींच दे हम, तो क्या होगा, ये समांतर होगा। थोड़ा सा चित्र गलत बन गया है, तो एक वृत्त है,
और वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास लेते हैं, वृत्त के व्यास पे सिरों पे त्रिज्या खींच रहे हैं हम लोग। व्यास का व्यास है और इसके सिरा जो है एगो बिंदु ए है, एगो बिंदु हम यहाँ सिरा पर स्पर्शरेखा खींच रहे हैं और ये जो स्पर्शरेखा यहाँ पे खींचेंगे हम, ये स्पर्शरेखा समांतर होती है, ये कह रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये वृत्त के स्पर्शरेखा पे समांतर होती है, ये कह रहा है कि समांतर होती है। समांतर होती है क्या, ये बताना है आपको। तो ये समांतर होती है, ये बताना आपको समांतर है कि नहीं है। चलिए, समांतर है कि नहीं बताना है, ठीक है ना। तो भाई देखने से लग रहा है कि समांतर है, बात देखने से नहीं ना होता यहाँ पे, यहाँ तो प्रूव करना पड़ता है। देखने से यहाँ कुछ नहीं, देखने में कुछ रहेगा, प्रूव नहीं कीजिए भाई, यहाँ पे साबित करके सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं, वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो इसका देखिए, तो हम यहाँ पे मानेंगे सब कुछ, क्या मानेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये, इसका केंद्र पहले मान लेंगे। माना कि केंद्र ओ केंद्र वाला वृत्त, माना कि वृत्त की, माना कि वृत्त के व्यास के सिरा ए और बी है, उस पर स्पर्शरेखा खींची गई है, उसका नाम क्या है, इसका मतलब पी ए रख लेते हैं, इसका बी क्यू रख लेते हैं। एक स्पर्शरेखा का नाम क्या है पी ए, दूसरा का नाम क्या है बी क्यू। तो ये दोनों समांतर होगा, आपको ये सिद्ध करना है। तो दो रेखाओं को समांतर कैसे सिद्ध करते हैं, दो रेखा कोई कह देगा कि अगर समांतर सिद्ध करो तो कैसे करेंगे, तो उसका 3 क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है क्या, जो तिर्यक रेखा खींची गई है संगत कोण बराबर हो, अंतः एकांतर कोण बराबर हो। अब यही पढ़ा है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 3 कंडीशन होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, और तीसरा एक पॉइंट बच गया, कौन बताएगा? हाँ आप बताइए क्वेश्चन क्या होता है। रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का योग 180 डिग्री। दैट्स वेरी गुड, हम यही उम्मीद करते थे, बहुत अच्छा। तो चलिए ताली बजाइए जोरदार ताली उनको, इतना अच्छा जवाब मिला। और क्या कहें, हम दुर्भाग्य कहते हैं कि जो बच्चों को एग्जाम देना उनको पता नहीं है। 9वां में जब पढ़ाते हैं ना कोई चीज़ 7वां में, तो कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक में काम आएगा, तो ऐसे ही काम सारी कहते रहते, आदत हो गया कहने का। अजीब हाल है भैया। एक बार तो देखा जाए तो सब कुछ काम का ही चीज़ है, मगर कुछ बहुत ज़्यादा काम का चीज़ होता है जिसको हम पढ़ा के लाते हैं 10th में। भले सब कुछ छोड़ देते हैं, मगर जो चीज़ हम जानते हैं 10वां में क्या जरूरी होने वाला है, तो उसको हम पढ़ा के ही लाते हैं 10वां से 9वां में। 9वां में ऊँची पढ़ा देते हैं कम से कम, तो ऊँची 10वां में काम है। सिंपल सा बात होता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल दोनों का 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये साबित हो जाएगा। यानी ये साबित हो जाए कि ये प्लस ये 180 डिग्री है तो हो जाएगा। यानी कि इस चित्र में अगर देखा जाए तो हम ये साबित कर दें कि यहाँ पे जो बना है कोण ये और यहाँ पे जो बना है कोण, दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये साबित हो जाएगा, है ना। और देखने से क्या है, तो है ये है, एकदम क्लियर है। आप सब जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है। तो 90 डिग्री का बनाया, 90 डिग्री का बनाया, 90 कितना होगा 180, तो प्रूव हो गया कि ये इसके समांतर है। और आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी तो होना चाहिए ना। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा तो कैसे लिखेंगे, हल। तो हल कह रहा है क्या, माना कि ओ केंद्र वाले, माना कि ओ केंद्र वाले, सीख लिए लिखना। आपको भी ये सब लिख के दिखा, अभी लिख के दिखाना है, खत्म करेंगे कहेंगे लिख के दिखाओ। साइंस आज नहीं होगा, यही होगा। तो माना कि ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास के व्यास का क्या है, व्यास के सिरों पे कर रहा है ना, यहाँ भी क्या कर रहा है, हाँ व्यास के सिरे, व्यास के सिरों किस पर, ए और बी पर, ए और किस पे, व्यास का सिरा कौन सी है, ए है और बी है। व्यास अगर है तो व्यास का सिरा एगो ए है, एगो बी है। तो इसके व्यास के सिरों ए और बी पर 2 स्पर्श रेखा, देखिएगा 2 स्पर्श रेखा लिखना सीखिए इसको। इस रटने का चीज नहीं है, कितना रटोगे तुम, रटने की है ये नहीं है, कितना रटोगे तुम, सीधे बात है।
दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, उसका नाम क्या रखे हैं भैया? तो एक का नाम है PA। दो स्पर्श रेखाएं क्रमशः, क्रमशः माने क्रम से, क्रमशः क्या खींचे भैया? एक खींचे है AP तथा इसका नाम क्या है? BQ खींचा, तथा तरीके दिए है BQ खींचा। BQ है, खींचा क्या लगे, रचना थोड़ी ना है, BQ है। एगो स्पर्श रेखा कौन है? PA और एगो स्पर्श रेखा क्या है? BQ। अब हम जानते हैं कि भैया ई कोण जो है इसका इस पे 90 डिग्री होगा। इस कोण का हम 90 डिग्री कैसे बताएंगे? तो कोण, चूंकि चित्र में चूंकि कोण OA और P, कोण OA और P बराबर होगा, इहो कोण तो बराबर होगा उतने, कोण OBQ, कोण OBQ ये बराबर कितना होगा? दोनों मिला के, दोनों मिला के नहीं, दोनों कितना डिग्री होगा? इसका मतलब कोण ये और ये दोनों बराबर होगा, वो 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और तुमको 2 बार लिखना है, 2 बार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार में लिख दिए कि ये इसके बराबर है और ये इसके 90 बराबर है ना। यानी ये भी 90 है और ये भी 90 है, यानी यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। तब कैसे लिख दे 90 डिग्री भैया? मैथ कहता है कि कारण बताओ, क्या रीजन है भैया 90 डिग्री होने का, क्या कारण है? तो कुछ तो कारण होगा ना भाई। तो कारण है परिमेय 10.1, परिमेय 10.1। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? परिमेय 10.1। अगर हमको 10.1 नहीं लिखने का मन कर रहा है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि वृत्त के किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये भी लिख सकते हैं। परिमेय 10.1 में है, बोले थे ना, परिमेय 10.1 और परिमेय 10.2 याद होना चाहिए और सिद्ध करने भी तुमको आना चाहिए, बोले थे पहले। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमेशा दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर हम तुमसे बोले कि परिमेय 10.1 और 10.2 बोलो और बैठ जाओ, तो आराम से तुम खट से बोल के बैठ जाओ, इतनी तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं याद की हो तो तुम गलती काम कर ली हो, गलती तुम कर चुके हो, और सुधार करने को उपाय है कि आज कर लेना, कल हो सकता है हम लिखवाए सब कुछ तो दिक्कत हो जाएगा फिर। समझ में आ गया? 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा? तो इसका मतलब क्या हो गया? अब है बात कि भैया चूंकि कोण ये दोनों कोण को जोड़ने पर क्या होगा? कोण OAP में अगर BOP जोड़ दें हम, तुमको एक बात और होगा, दिखने में थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। रुक जाओ थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, नहीं होगा, क्या दिक्कत होगा? समझदार तो है ही है, चलो जन्मे से समझदार है। अब देखो कि कोण इसका और इसका मिला के कितना होगा? 90 तक दोनों मिला के कितना होगा? तो कोण OAP, क्या? कोण OAP प्लस कोण OBQ दोनों मिला के कितना होगा? 90 + 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। और जब कभी ऐसा होता है कि दो गो रेखा खींचा गया है और इन दोनों के बीच में अंतः कोण, यानी ये कोण या तुम्हारा ऊपर अभी ये कोण बना है, ये कोण और ये कोण मिला के दोनों मिलाकर 180 हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 180। तो समझ जाओ ये क्या है? समांतर रेखा है, बस सीधी बात है, ये नियम होता है। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए क्या होगा कि PA समांतर होगा BQ के, PA समांतर होगा BQ के। फिर लोग पूछेगा कि भैया बराबर लिखते हो, कुछ कारण बताओगे तब ना। तो कारण यहाँ लिखना पड़ेगा वही, कौन वाला? 9th वाला कारण, 7th वाला कारण, 7वां में भी होता है और 9वां में भी कारण होता है। क्या कारण है वो? कि जब तिर्यक रेखा के तिर्यक रेखा इसको कहते हैं जो काटा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर ऊपर लिए ना, एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री हो तो क्या होगा? तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं,
समानांतर, समानांतर होती है, समांतर लिखें इसे, समांतर होती है। हो गया, इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये याद होना चाहिए, ये देखो याद करना चाहिए, याद है, सबको याद होना चाहिए। तो नहीं याद है, अब नहीं याद है तो क्या करेंगे, याद कर लेंगे, अब कर लेंगे। अब कुछ बेवकूफ़ ऐसे होते हैं जो याद किए भी नहीं हुए हैं पहले, और लिख लेंगे, लिखा देंगे, समझा देंगे तो भी याद करेंगे भी नहीं। तो ऐसे बच्चों को तो भाई पिटाई ही लगना चाहिए भैया, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। तो हो गया, सिद्ध हो गया। जा पी ए बराबर बी क्यू लिखे है, अरे भैया समांतर ना लिखेंगे, समांतर होगा, पी ए समानांतर, पी ए समांतर बी क्यू, समांतर होगा, बराबर नहीं होगा, समांतर होगा। समांतर का मतलब ऐसे पैरेलल है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत? ये सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाती है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाती है। देखिए इसे वृत्त में स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा देखिए क्या करा, ध्यान दीजिएगा। किसी वृत्त में स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु ये है और ये स्पर्श रेखा है, इस पर खींचा गया जो लंब होगा, जो हम लंब खींचेंगे, ये कहीं और से नहीं गया होगा लंब, ये केंद्र से गया होगा, ये सिद्ध करना होगा। हम सब जानते हैं भैया ये बात को, फिर भी इसको सिद्ध करना है। क्या करिएगा, पी माना कि ओ ए त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, माना कि ओ ए त्रिज्या वाला कोई वृत्त है जिसमें एक स्पर्श रेखा है, क्या पी ए एक स्पर्श रेखा है, क्या है स्पर्श रेखा है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये ये तो लंब दिया हुआ है, ये लंब हम नहीं करा, ये लंब दिया, कुछ नहीं करा कि लंब है, तो ये सिद्ध करना है कि केंद्र से गुजर रहा है। भैया है मैंने सिद्ध देखने से क्या लग रहा है, एकदम बिल्कुल बात सही है, तो ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। अब जब कोई आदमी कहे कि अभी दिन ना है तो क्या करना पड़ेगा, अभी दिन है और कोई आदमी आके ये कहे कि सिद्ध करो कि अभी दिन है, तो हम क्या कहेंगे? पहले तो मानवाना पड़ेगा कि मान लो कि रात है, मान लो कि उसी प्रकार से मान लो कि ये केंद्र से नहीं जा रहा है, मान लो ये रेखा जो केंद्र कहीं और है, ये रेखा जो है ना ओ डैश से जा रही है, कहाँ से आ रही है, ओ डैश से, और केंद्र मान लेते हैं ओ पर है, क्या है ओ पर है, केंद्र कहाँ है ओ, और जा रही है ओ डैश से, मान लेते हैं। हालांकि दोनों ओ डैश पे ही है, दोनों एक ही चीज वहाँ पे है, और ये ओ डैश पे ही ओ है, बट आपको तुमको मानना पड़ेगा ना भैया, तब ना तुम सिद्ध करोगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले ये बताना पड़ेगा भैया कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है ना, सिद्ध करना पड़ेगा ना। ये नहीं तो सिद्ध ही है स्वयं, तो परिमेय दर्शन एक में सीधे किया हम, तो ये बड़ी परेशानी करता है। अब बताइए अजीब हाल है, माना कि ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, हल कैसे करेंगे, हल में सबको लिखिए आराम से बढ़िया से, क्या क्या लिखिएगा देखिए। माना कि ओ केंद्र वाले वृत्त, माना कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर वृत्त के बिंदु स्पर्श बिंदु ए पर, माना कि ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा कौन है, पी ए है तथा स्पर्श बिंदु कितना है, ए है, स्पर्श बिंदु कितना है, ए है, स्पर्श बिंदु कितना मान लिए, ए है। तो ओ ए जो है ना, ओ ए लंब है, तथा और है कि ओ ए लंब है, ओ डैश नहीं, ओ डैश ए लंब है किस पे,
पी ए पर। ओ डैश एक इस पे है, ओ डैश डैश लगा, डैश क्यों लगा दिए हैं कि भैया केंद्र अलग है मान लेते हैं। तो ओ डैश ए लंब है किस पर, पी ए पर। तो चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, वो लिखना पड़ेगा परिमेय 10.1। हम जानते हैं कि परिमेय 10.1 जो है वो लिखना पड़ेगा। क्या परिमेय 10.1 है, पूरा ध्यान से लिखिएगा। चूंकि वृत्त के किसी बिंदु पर, चूंकि वृत्त के किसी बिंदु पर क्या है, स्पर्श रेखा, क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, क्या स्पर्श बिंदु से जाने वाली क्या थी, त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है। तो ये इसका हम त्रिज्या खींचते हैं। हम केंद्र कौन है भैया, केंद्र कहाँ है, केंद्र ओ है कि ओ डैश है, ओ है। तो ओ से हम इस पे खींच कर क्या खींचे, ए पर लंब खींच दिए, क्या कीजिए, लंब। और इसका मतलब ये हो गया, कि ओ ए लंब है पी ए पर। तो ऐसा कैसे होगा भैया, जब समीकरण 1 ये कह रहा है कि ये इस पे लंब है, ओ डैश ए लंब है इस पे पी ए पर, ओ डैश ए लंब है पी ए पर। अभी इस परिमेय के हिसाब से, ई है कि नहीं मतलब नहीं, मगर ई लंब है इस पर। तो एक ही रेखा पर 2 लंब होगा, तो इसका मतलब वही पर होगा वो, है ना। तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और दोनों को ध्यान में देखते हैं तो समझ में आएगा कि भैया ओ डैश ए लंब है किस पर, पी ए पर। यहाँ करा कि ओ ए लंब है पी ए पर। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि भैया इसमें सब दोनों लंबे हैं, तो इसका मतलब ओ डैश जो है ओ पर है, ओ डैश कहाँ है, ओ पर है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या है कि ओ डैश किस पे है, ओ डैश ओ पर है, क्या है, ओ पर है, ओ डैश किस पे है, ओ पर है। तो इससे साबित हो गया कि अगर ये लंब है तो केंद्र से ही जा रही है। इसका मतलब ये जो रेखा, ये कल्पना जो हम किए थे ये अलग है ही नहीं है, ये रेखा इसी पर है, सीधी बात है, इसी केंद्र से जा रही है, समझ गया ना, ये अलग है ही नहीं, उसी पर जा रही है। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा ओ डैश ओ पर है, तो ये साबित हो गया क्या, ओ डैश ओ पर है, तो साबित क्या हो गया, साबित जो करना था वो साबित हो गया। क्या साबित करना था हमको, साबित करना था कि तो सिद्ध हुआ कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त से केंद्र हो जाती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि अतः स्पर्श बिंदु से, लिखेंगे यहाँ पे देख के, स्पर्श बिंदु से क्या, स्पर्श रेखा पर, क्या स्पर्श रेखा पर क्या खींचा गया लंब, खींचा गया लंब क्या होगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त के केंद्र से ही जा रही है, कहीं और से नहीं जा रही है, वृत्त के केंद्र से ही जा रही है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। हाँ, लिख देंगे लास्ट में क्या, प्रूव्ड, सिद्ध हुआ, सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। सीधा बात समझ लो, इसमें था कुछ नहीं, लैंग्वेज लिखने का वो हेरी फेरी है, लैंग्वेज लिखने तुमको आना चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझा के तुमको दिखाते हैं। इसी सवाल को सिंपल भाषा में समझो क्या है। सवाल क्या कह रहा है, देखो सवाल कह रहा है सिंपल में कि एक वृत्त है ना हुआ, एक वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचे हम, ठीक है,
तो स्पर्श रेखा खींचे हैं और इस पर हम लंब डाले हैं, तो लंब डाले तो ये केंद्र से होकर गुजरेगा, ये सिद्ध करना है। कहाँ से गुजरेगा? केंद्र से होकर गुजरेगा। देखिए भैया, तो हम जानते हैं, ये बात तो हम जान ही रहे पहले ही से कि वृत्त के स्पर्श जो रेखा है, स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे स्पर्श बिंदु ये ना है, स्पर्श बिंदु है, केंद्र से हम यहाँ पर डालेंगे तो लंब होगा। आई कहा कि लंब हम खींचे हैं तो केंद्र से होकर गुजरेगा, तो भैया वही बताते दोनों है, एक ही चीज बात है। जब ये स्पर्श रेखा पे लंब है तो स्वाभाविक कहाँ से गुजरेगा? केंद्र से गुजरेगा। इसी को समझाने का तरीका वो हुआ, ये अलग हो ही नहीं सकता है कभी भी। अब तुम देखो ना, एक ही बच्चे दो लंब कैसे अलग अलग हुआ? कोई आदमी कहे कि एक रेखा है और इस पर लंब है, ठीक है, और फिर वहीं पर एगो लंब, वही बिंदु आप पर एक और लंब खींचेंगे हम, तो ये अलग हो सकता है क्या? ऐसे हो सकता है क्या? ऐसे हो सकता है क्या? लंब ऐसे होगा? नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक रेखा पर अगर एक ही बिंदु पर लंब लेना है तो वो एक ही को होबे करेगा। एक रेखा पर एक बिंदु ले लिए हम, कहेंगे लंब डालो, तो क्या लंब डलाएगा ऊपर? एक ही लंब डलाएगा, डला गया। हाँ, और लंब डालना है तो अलग बिंदु लीजिए, अलग बात है। अलग बिंदु लिया तो और लंब खींच सकते हैं, जितना खींचना उतना खींचे, अलग बात है। बट एक बिंदु पर क्या लंब होगा? अब कहेंगे ना एक और खींच वही पर, एक और खींच वही बिंदु पर, बिंदु ए पर ही खींचता, ठीक खींचते हैं। लो हम ए पर एक और लंब खींच देते हैं हरियर रंग से, एक और लंब खींच, कितनों लंब खींचे वही बिंदु पर, तो वही पर होगा, वो अलग कैसे हो जाएगा वो है? तो ये वो केंद्र से गुजर रहा था, सब केंद्र से गुजरेगा। समझ रहे ना बात? सिंपल सी बात, लॉजिकल बात सिंपल थी, बट उसको समझाने के गणित कहता है भैया तर्क शास्त्र है, गणित तर्क शास्त्र होता है। तर्क दीजिए, यहाँ पे कुछ भावनाओं का कदर नहीं होता है, कानून सबूत मांगती है, उसी पर गणित प्रूफ मांगती है ना। गणित को कुछ कहा कहने से नहीं होता है, सीधे करिए भैया, कहने से थोड़ी ना कुछ होगा। मान लीजिए कि ये है, मान लीजिए, ठीक है, मानने के लिए कुछ मानिए आप, सिद्ध करके दिखाइए भैया कि है। तो ऐसी ऐसी बातें होती है गणित में। गणित तर्क शास्त्र है, और जो बच्चा कहते हैं जो बच्चा गणित में तेज है वो विषय सभी विषय में तेज होगा। गणित इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अद्भुत विषय है। पूरी दुनिया गणित से चल रही है, पूरी दुनिया गणित से ही चल रही है। गणित अगर ना हो तो कोई भी साइंस का भी आविष्कार नहीं होगा, कोई साइंस का आविष्कार ही नहीं होगा। सारे साइंस का आविष्कार गणित के फॉर्मूला से ही हुआ है। चाहे वो पंखा हो, बल्ब हो, A to Z, बिना मैथ के हो ही नहीं सकता कोई आविष्कार। मैथ से दुनिया बनी हुई है पूरा A to Z, तो मैथ को सीखना बहुत जरूरी है। मैथ बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, उसको लगाइए ठीक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं? 6। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखिए 4-5 जो था दोनों में लैंग्वेज का खेला था, वो आपको लिखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6 को ध्यान से समझिए। एक बिंदु, ध्यान से समझिए, समझ रहे हैं ना, किताब है ना। देखिए करा, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या बात है, फिर सवाल लंबा उठा के डाल दिया 1 पर। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वही क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसको अंतर नहीं डाला है। वृत्त के कराया क्या, वृत्त के बिंदु, एक बिंदु ए से, वृत्त पर एक वृत्त है, एक बिंदु है ए, बिंदु का नाम क्या है? ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। केंद्र से कितना दूर है ये? केंद्र से का दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर। मानते हैं केंद्र ओ है तो ओ से दूरी कितना है इसका? 5 सेंटीमीटर है। और वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, और ये स्पर्श रेखा जो खींचे, यहाँ से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से P से लेकर, मान लो A से लेकर P तक, यहाँ तक की दूरी कितना इसका है? 4 सेंटीमीटर। तो क्या त्रिज्या निकालिए। देखिए ये निकालने के लिए कर रहा है, फिर वही बात हो गया। तो आप सब जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब। और लंब के सामने वाला को क्या कहते हैं? कर्ण, है ना। तो ये हो गया H, क्या हो गया? H, कर्ण दे दिया है। ये क्या हो गया? आधार। क्या निकालना है? लंब। इसने क्वेश्चन बनाया हम लोग 1 नंबर में, सेम टू सेम क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे P बराबर क्या होता है? P बराबर रूट अंडर क्या होता है? P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। उससे पहला क्वेश्चन बनाए हैं, सेम टू सेम। H कितना है इसका? 5 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस 4 का स्क्वायर 16, घटेगा तो 9, 9 निकलेगा तो 3, निकल गया। त्रिज्या निकल गया, ये निकल गया 3 सेंटीमीटर, निकल गया, बन गया सवाल, है ना। तो ये आप कोई बच्चा ये सोचेगा तो 6 नंबर पढ़ाते थे, 6 नंबर बना रही, बाप रे
तो 6 नंबर 1 नंबर में क्या फ़र्क है? अब तो समझ में आया नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल कोई भी हो सकता है, सवाल एक ही भारी हो 10 एकदम हल्का हो, नंबर से कोई मतलब नहीं था। कुछ बच्चों के दिमाग में ये घुस जाता है 1 नंबर सवाल हल्का होगा, 2 नंबर थोड़ा इससे भारी होगा, 3 नंबर उससे थोड़ा ज़्यादा भारी होगा, और जो 10 नंबर सवाल है वो बहुत ज़्यादा भारी होगा। इसीलिए क्या करेगा, जो उसको 10 क्वेश्चन दिया बनाने के लिए, उसको अगर ऐसने बच्चा अक्सर गणित में कम नंबर लाता है। ऐसने बच्चा गणित में नहीं, सब विषय में कम नंबर लाता है वो, क्योंकि दिमाग से कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा कि चैप्टर पहले हम ये पढ़ेंगे, ये उसे बनाएंगे। नहीं, मैट्रिक में क्या होता है कि सवाल 10 को आपको मिला बनाने के लिए, तो आप देखिए 10 में सवाल कौन आपसे बनने वाला वो बनाइए। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि सवाल 1 बने नहीं किए 10 कैसे बनेगा, चैप्टर 1 पढ़वे नहीं किए 10 चैप्टर कैसे पढ़ेंगे हम? ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये सब कुछ चैप्टर पर आधारित होता है, ये हम मान सकते हैं। चलिए हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्त, अब बात आती है सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। कितने बच्चे बता सकते हैं सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? बाप रे बाप, नानटू आप बताइए सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? हाँ, वैसे 2 वृत्त या वैसे वृत्त इनके त्रिज्याएं, वैसे 2 या 2 से अधिक वृत्त जिनके त्रिज्याएं एक ही हो, जिसका केंद्र एक ही हो, को क्या कहते हैं? सेकेंडरी वृत्त कहते हैं। देखिए 4-5 बच्चे ही हाथ उठाए, उसमें से एक जो है जो इस बार पेयरिंग हो रहा है, बाकी 4 को इस बार पेयरिंग नहीं हो रहा है। सोचिए जो पेयरिंग होने वाले बच्चे हैं कहीं और माइंड लगा रहे हैं। बोले थे ना पढ़ना आसान होता है और याद रखना कठिन होता है, बट इतना भी कठिन नहीं होता कि याद ना किया जाए। मैं क्या कहें और ना कहें। एक वृत्त ये है और एक और वृत्त ले लेते हम, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी वृत्त। इसका केंद्र एक ही गो हो, अब वृत्त 2-3 को खींच दे, माने अभी 2 गो है तो सेकेंडरी वृत्त कहते हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी वृत्त है। अब सवाल ये है कि सेकेंडरी वृत्त है तो इसका केंद्र क्या होगा? एक ही केंद्र होगा O, जो इसका भी केंद्र है और उसका भी केंद्र है। अब सवाल क्या कर रहा है यहाँ पे कि 2 सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या ए का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, O का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसका छोटका का त्रिज्या कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। अब बड़का का जो त्रिज्या है, बड़का का जो त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर है। कितना है? इसका कहते हैं OA, छोटका त्रिज्या को कहते हैं OA, बड़ा कहते हैं OB। दिखाई दे रहा है? छोटका जो वृत्त है उसका त्रिज्या कितना है? OA। कितना सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। और जो बड़का त्रिज्या है उसका कितना है? 5 सेंटीमीटर। OB है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए तो अब सवाल क्या कर रहा है? सवाल कह रहा है क्या, सवाल में क्या कर रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा हो। छोटका वृत्त को मान के चलिए, छोटका वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। आप छोटका वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचिए। छोटा वृत्त को हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। छोटका वृत्त के लिए स्पर्श है, छोटका वृत्त के लिए स्पर्श है। बड़का वृत्त के लिए वो क्या है? जीवा है, कि परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा। और जो वृत्त के एक ही बिंदु पर स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। तो छोटा ये जो हम खींचे हैं PQ, मान लेते हैं इसको PQ मुख्य जो खींचे हैं, ये PQ छोटका के लिए क्या है? स्पर्श। अब बड़का के लिए वही चीज क्या है? जीवा। तो अब सवाल कह रहा है क्या, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त पर स्पर्श हो। इसकी लंबाई ज्ञात करना है, यहाँ से इसकी लंबाई ज्ञात करना है। अब लंबाई कैसे ज्ञात करें हम? हैं? लंबाई कैसे ज्ञात करिएगा बताइए, है ना। प्रॉब्लम बना लिया ना, अब बताइए कैसे निकालिएगा। दिमाग लगा के ये त्रिज्या है ना, ये किसकी त्रिज्या है? बड़े वृत्त की त्रिज्या है ना। अब जरा देखिए ध्यान से, बड़े वृत्त की त्रिज्या परंतु इस समकोण त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा। दे देना आपको क्या होगा इसका?
आपको समझ में आ रहा है? अब तो आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। क्या निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं यहाँ से, सॉरी ये नहीं निकालेंगे, यहाँ से इसकी दूरी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हम इसकी दूरी ध्यान से देखो यहाँ पे बुआ, ये दूरी हम निकाल सकते हैं आराम से। इसमें कौन त्रिभुज हो गया? आसपास का लंब होती है। आई क्या हो गया? कर्ण। आई क्या हो गया? तो सब चित्र को मिटा दे, अगर हम सबको मिटा दे तो कुछ ऐसा हो गया। अब केंद्र हो गया O, तो इसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा 3 सेंटीमीटर, बात नहीं कीजिए। वो त्रिज्या हो गया 3 सेंटीमीटर। एक त्रिज्या हो गया बड़ा वाला, क्या हो गया? ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ओ, इसको क्या नाम दिए थे हम लोग? पी नाम दिए। चलिए पी, वो पी कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से खींचे थे हम लोग ये स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा ये है, ये स्पर्श रेखा है, ऐसे ये स्पर्श रेखा है। चलिए, तो हम लोग आराम से इसको फाइंड कर, हमको निकालना है क्या? पी ए बी निकालना है, ये निकालना है, पूरा ही निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना? क्या करें भैया, नाम ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग? इस त्रिभुज में चलते हैं, इसको निकाल लेते हैं पहले, ये निकाल क्या फिर ये निकाल लेंगे। नहीं निकलेगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बहुत आसानी से निकलेगा। कौन कौन निकाल सकते हैं इसको? ये वाला लंबाई को लंब निकालना है, निकलेगा, परंतु निकलेगा, निकालने नहीं आ रहा है। हाथ गिराइए, हाथ गिराइए। कुछ बच्चों को आ रहा है, एकदम सिंपल सी बात भी समझ में नहीं आ रही है कि इसमें क्या होती है? लंब होती है ना, लंब। तो त्रिभुज चलते हैं ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में, ओ ए पी में चलते हैं तो क्या होता है देख रहे हैं क्या? हमको निकालना है ये पी ए, क्या निकालना है? पी ए। तो पी ए बराबर क्या होगा? या पी ए का ए पी बराबर क्या होगा? लंब बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो रूट अंडर कर्ण कौन है इसका? तो ओपी का स्क्वायर, आधार कौन है? ओ ए का स्क्वायर। अब बताओ, वो लड़की है ना बतिया रही है, कौन है? क्या हल्ला करने गई हो? पिटाई खाओगी? दिलाते फालतू। देखो ये 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया? 16 निकलेगा तो कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर निकल गया। तो 4 सेंटीमीटर इतने निकला है, फिर इधर निकालेंगे तो वैसे निकलेगा सेम टू सेम। इधर ये 5 है, ये 3 5 है, ये 3 है, तो कितना निकलेगा? 4। तो इसका मतलब होगा क्या? इसी प्रकार से क्या निकलेगा? ए बी बराबर भी कितना निकलेगा? ए बी बराबर भी निकलेगा कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तो पूरा मिला के कितना हुआ? इसीलिए पी बी बराबर क्या होगा? 4 सेंटीमीटर और प्लस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से भी निकालने कितना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो गया? 8 सेंटीमीटर बन गया आंसर। आ गया। आया समझ में कि नहीं आया? समझ में आया? तो सिंपल है, बट वही बात है कि भैया सिंपल तब हुआ है जब हम परिमेय लगाए हैं। कौन से परिमेय? 10.1 कि त्रिज्या पर स्पर्श रेखा क्या होती है? लंब होती है। लंब हुआ है तभी नहीं कर्ण हुआ है, कर्ण हुआ है तो ये आधार हुआ तब नहीं लंब निकल गया है। 90 जब 90 होबे निकला तो निकलता, परिमेय 10.1 से निकला है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये 8वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। टोटल क्वेश्चन क्या है इसमें? 13 सवाल है, तब तो 8वें पे है। देखिए, एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया है जो इसमें दिया गया है, और इसको आपको सिद्ध करना है कि AB + CD बराबर AD + BC। चित्र में दिया है क्या? 10, हाँ यहाँ दिया ऊपर। चलिए एक बनाते हैं चतुर्भुज, उसके अंदर बनाते हैं एक वृत्त। पहले वृत्त बनाए कि चतुर्भुज बनाए भैया? पहले वृत्त बनाना पड़ेगा। चतुर्भुज बना के वृत्त बनाने की गलती नहीं कीजिएगा, तो फंस जाइएगा फिर आप। तो पहले क्या बनाइएगा? वृत्त।
चित्र आपको एग्जाम में बनाना भी तो पड़ेगा ना, बना के सिद्ध करना पड़ेगा। क्वेश्चन एग्जाम दिया तो ये बनाना पड़ेगा आपको। और इसमें क्या है, आप चतुर्भुज बना लीजिए आराम से। चतुर्भुज बनाने हैं कैसे बना सकते हैं, इसको बोलते हैं नहीं बताएंगे क्या कहते हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं 9th वाले। वैसा चतुर्भुज जो वृत्त के सब बिंदुओं पर स्पर्श करे उसको क्या कहते हैं, तो बताएंगे। वैसा चतुर्भुज जो वृत्त के सभी बिंदुओं पर स्पर्श करे हो, यानी कि वैसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हों, उसको क्या कहते हैं, उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। अभी पढ़ा क्या है ना, चक्रीय चतुर्भुज से कहते हैं वैसा चतुर्भुज जो वृत्त के सभी बिंदुओं पर जिसकी जो भुजाएं होती है वृत्त पर स्पर्श हो, चक्रीय चतुर्भुज। इसका नाम है चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चलिए अब फिलहाल में चलिए उसको अभी नहीं दिमाग लगाना है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या है, मगर नाम आया तो सामने जान लीजिए कि नाम क्या है। नाम हालांकि पूछ नहीं रहा है, बिना नाम के भी काम चल जाएगा। चलिए देखते हैं इसका नाम क्या क्या चीज रखते हैं। इन नाम इसका रखे भैया, इधर का क्या, ए बी सी और डी। ध्यान दीजिएगा, ABCD एक चतुर्भुज है, इसका नाम है चक्रीय चतुर्भुज। और ये स्पर्श कर रही है वृत्त को कहाँ कहाँ पर, उस बिंदु का नाम लिख लेते हैं। कहाँ कहाँ पे स्पर्श कर रही है, तो इसको कर रही है P पर, AB P पर कर रही है, P Q R, और यह स्पर्श कर रही है S पे। यह स्पर्श बिंदु P Q R S क्या है, स्पर्श बिंदुएं हैं। अब आपको दिमाग सीधा इतना लगाना है एक तरफ, तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, तो देखिए AB प्लस CD, AB कहाँ गए भैया, AB प्लस CD, यानी इतना प्लस इतना बराबर है इतना प्लस इतना के, यानी ये दोनों जोड़ेंगे तो ये आएगा बराबर होगा ये दोनों के जोड़ने पर। ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है। तो सिद्ध करना है क्या है, उसको पहले लिख लीजिए आप, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताइए। फिर से बोलिए, देख देख किताब में बोलिए ना, कितने करिए सिद्ध करना है, देख कर बोल सकते हैं आप लोग, लिखोगे बोल सकते क्या है, बोलिए। AB प्लस बराबर AD प्लस BC, ये सिद्ध करना है। AD प्लस ये सिद्ध करना है। आपको कुछ नहीं दिया गया है, बस इसे चित्र दे दिया गया है, क्या है कि सिद्ध कर दिखाओ। दिमाग सीधी हैंग हो जाता है, छोटा ही कैसे सिद्ध करे, क्या करना होगा आपको। आप तो पहले बता दिए कि दुइयों को परिमित लगवे करेगा इसमें, या तो 10.1 10.1 कब लगता है, 10.1 लगने का तरीका क्या देखिए। 10.1 कब लगता है, जब वृत्त पर केंद्र से जब स्पर्श रेखा पे डालते हैं, ऐसा चित्र रहेगा, समझ ऐसा चित्र यहाँ मिला तो समझ आइए 10.1 लगने वाला है। क्या लगने वाला है, आज जैसे ऐसा चित्र मिला, ऐसा चित्र मिला, समझ आइए 10.2 लगने वाला है। सिंपल सी बात है। ये जहां चित्र मिला, देखिए आप गौर से देखिएगा तो ऐसा चित्र इसमें है। देखिए यहां से एक जगह, देखिए अब कैसे सिद्ध करेंगे, इसमें 4 जगह अप्लाई करने वाले हैं हम लोग, और 4 दूना 8 को बराबर होगा। अब ध्यान से देखोगे होगा, एकदम बारीकी से समझो। चूंकि ए जो है बाहरी बिंदु है, ए क्या है, बाहरी बिंदु। अब बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा, उसकी दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो कौन सी बराबर हो गया, AP बराबर S। चलिए समीकरण 1। अब यहां पे लिखाने वाले हैं, एक दूसरे विद्यार्थी हमको लिखवाएंगे। हाँ तुम प्रीति लिखवाओ, यहां वाला लिखवाओ। ये कौन बराबर होगा, BP बराबर होगा, इस बहुत अजीब है। हाँ बोलिए, BP बराबर होगा BQ के। बैठ जाइए, बैठिए, तो बता दे कुमार, यहाँ वाला लिखाओ। एक मिनट, CQ बराबर हो जाएगा CR। बैठ जाओ और तुम बताओ, हाँ तुम बताओ, इसका यहाँ वाला लिखाओ। DR बराबर है DS, परंतु क्या लिखने से काम चल जाएगा,
कारण लिखना पड़ेगा। गणित कहता है कारण बताओ, कारण बताइए भैया, कैसे लिख दिए बराबर बराबर, कैसे लिखे हैं बराबर, काहे लिखे हैं बराबर। तो उसका परिमेय 10.2 कारण है। क्या कारण है इसका? यहाँ लिख सकते हैं प्रमेय 10.2। हम तो कहते हैं 1 मिनट, हम तो कहते हैं 10, ये बड़े बात नहीं। चारों में एक कारण लिखना है तो इससे चाहिए एक बार कारण लिखिए दो, ऊपर एक जगह कारण लिख दो तब ये सब लिख देना, सबसे अच्छा रहेगा, है ना। परिमेय 10.2 को लिखिए दो कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। ये ऊपर लिख दो, इसीलिए लिख के सब लिख देना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब 4 समीकरण होगा, दिमाग लगाना है कि ए बी और सी डी कब आएगा। तो ए बी कब आएगा ये दिमाग लगाना है। किसको किसको जोड़ने पर ए बी आएगा, ए बी किसको किसको जोड़ने पर आएगा, कौन बताएगा? कौन कौन पार्ट है ए बी का? 2 पार्ट, इसको जोड़ने पर ए बी आ जाएगा। हाँ बोलिए, कौन कौन पार्ट है? हाँ, ए पी है और बी पी है। ये सिंपल सी बात है। ए बी के कौन 2 पार्ट है? तो एगो ए पी है, एगो बी पी है। हाथ उठा रहा है ये गोड़ा, पर ठीक है 2 गोड़ा उठा, चल 5 गोड़ा उठा लिया, ठीक। और कुछ बात है कि 5 गोड़ा उठा रहा है, सोचने की बात है। इतना हल्का सवाल पूछ रहे हैं कि बताओ कि ए बी कैसे आएगा, तो ए बी प्लस ए पी प्लस बी पी, इतना समझाना पड़ रहा है। अब ये दिमाग लगाना है कि ए पी कहाँ पे है, किस समीकरण में है? यहाँ पे है। और देखो तो ध्यान से समझो तब समझ में आएगा। एकदम आसान सवाल है, तो बस घूमते रहो इसको, सवाल को समझने के लिए। एक ए पी यहाँ पे है और किस में है? अब बी पी कहाँ पे है? बी पी बगले में है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो LHS में अपने आप आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 कितना है? AP। तो AP देखो जोड़ने का नियम क्या था? समीकरण 1 इसमें तुम इसको जोड़ रहे हो तो इसका LHS में जुटेगा, इसका RHS में जुटेगा। LHS में क्या है? AP है, तो AP प्लस क्या है? BP बराबर। इधर क्या है? AS प्लस BQ। दिक्कत? AP कितना है? अच्छा हाँ, AP प्लस BP जो है, AP प्लस BP मिला के क्या हो गया? AB हो गया। और AS ध्यान देखिए, ऊपर देखिए, AS प्लस BQ, AS प्लस BQ, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। AS और BQ कुछ है, ये कुछ जोड़ का कुछ हो ही नहीं रहा। ये ने गाड़ी होने गाड़ी है, तो परेशानी में पड़ गए। एक तरफ पूरा रहे हो तो एक तरफ नहीं पूरा, छोड़ दो इसको। जैसा नहीं पूरा था नहीं करो, जो जोड़ थोड़ी ना। अब इन्हें कहा थोड़ी जोड़ के पूरा कर दोगे, तो इसको रहने दो सही है। क्या? AS प्लस BQ। समीकरण कितना करेंगे इसको? 4 को तो मान चुके हो, 5 मान लेते इसको। अब तो एक बात तो है कि AB आ गया है, जो हमको सिद्ध करना है वो का AB आ चुका है। अब क्या लाना है सिद्ध करने वाला में? हमको CD लाना। अब दिमाग लाना, CD कब आएगा? CD कहाँ है भैया? CD यहाँ पे है। CD कब आएगा? तो DR और CR को जोड़ने पर आएगा। तो DR और CR कहाँ पे है? तो DR और CR तो यहाँ, CR यहाँ पे है, DR यहाँ पे है। तो इसको पलट के तब जोड़ेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इसको पलट के जोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब CQ बराबर CR है तो अब CR वाला CQ लिख सकते हैं, इसको इधर उधर कर सकते हैं ना। तो हम अपनी सुविधा के लिए इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं। ये वो नहीं हो, दोनों ना होना है भैया, तो ये अकेले कहला टाइल है, दिक्कत है ना। अरे समझ ना, इससे कोई दिक्कत थोड़ी ना हो गया है, वो दिक्कत नहीं ना है। आप जोड़ने में अच्छा लगेगा आपको समझाने के लिए। CR प्लस DR दोनों जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो CR और DR को जोड़ेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। समीकरण 3 प्लस समीकरण 3 कितना है? CR और DR दोनों जुड़ गया, CR प्लस DR। इधर क्या हो गया? CQ प्लस DS।
एन वाला तो जुट गया आराम से। सी आर प्लस डी आर वाला क्या हो गया चित्र में देखो, सी आर प्लस डी आर दोनों मिला के क्या हो गया सी डी। क्या हो गया सी डी, सी डी हो गया सी डी। इधर वाला जुटेगा क्या, सी क्यू प्लस डी एस बेचारा ऐसे ही रह जाएगा। ये समीकरण कितना हो गया। अब तुम गौर से देखो जो सीधे करना है वो कैसे आएगा। सीधे करना है हमको ए बी प्लस सी डी, और हम देख रहे हैं कि समीकरण 5 और 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, LHS आ जाएगा। तो चलो उसको देखते हैं हम लोग। तो लिखते हैं समीकरण 5 प्लस क्या, समीकरण 5 प्लस 6, और लिखते हैं समीकरण 5 प्लस समीकरण 6। दिमाग लगाना पड़ता है, याद करें कि नहीं है ये सब। 5 कितना है, तो 5 यही ना है। इसका LHS क्या है ए बी, इसका LHS क्या है सी डी। तो ए बी देखो, इसको जोड़ रहे हैं, किसको किसको, इसको जोड़ रहे हैं और इसको जोड़ रहे हैं। इसका क्या है LHS ए बी, इसका LHS क्या है सी डी, इसके RHS में क्या है एस प्लस बी क्यू, इसके RHS में क्या है सी क्यू प्लस डी एस। चलो आप देखते हैं इधर जोड़ा लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है कोई। तो अब हम देखते हैं चित्र में, चित्रवा को पहले ले आते हैं यहाँ पे, तब देखेंगे चित्र में बढ़िया से कि क्या कोई जोड़ा लगने वाला है क्या, लगने वाला है तो कौन कौन जोड़ा लगने वाला है। इसको चित्रवा को इधर ले आते थे कैसे। चलिए आगे समझते हैं। चित्रवा को वहीं पर आना था। तो चित्रवा को देखना पड़ेगा, आपको दिखाना तो पड़ेगा भैया हमको। चलिए इसी को उठा के ले आते हैं। तो यहाँ पे आगे हाँ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं, चित्र को देख लेते हैं। अब देखिए जरा गौर से देखिए इसी को। एस में कौन जुटने वाला है, एस कहाँ है, ये एस में जुटने वाला है डी एस। क्या डी एस इसमें है, एस तो यहाँ है डी एस है। चलिए भैया ये दोनों जुटेगा आपस में। एस में कौन जुटने वाला है डी एस, दोनों मिलाकर क्या होने वाला है ए डी। चलिए ये हो गया ए डी। क्या बी क्यू में सी क्यू जुटने वाला है, बी क्यू में सी क्यू जुटेगा क्या बनेगा हो गया सीधा। यही हमको सिद्ध करना था। आप किताब में देखिए यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि अलग चीज था। चलिए ये हो गया आपका प्रूव्ड। हिंदी में सत्यापित हुआ। तो इस प्रकार से सवाल को बनाया जाता है, समझे। तो ऐसे कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है। कहने से कहने जाने वाला है, दिमाग लगा तो ना। तुम दिमाग बच्चा लगा रहे हो, हमको रट लेंगे अरे भैया कुछ रटने की चीज़ नहीं, समझने का दिमाग लगाते तो अपने आप आ जाएगा। तो ये टाइम एक्सेसिव हो चुका है इसमें, और ये लगभग आपको पढ़ा दी हम 1 घंटा 20 मिनट पढ़ा दी, 1 घंटा 10 मिनट पढ़ा दिए। ये रहने दीजिए, ये इतने ही तक होगा। क्वेश्चन क्या को बच गया 8 बता दिए ना, 9 10 11 12 13 5 सवाल बच गया जो कल हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें